तो आज हम ले लॉन्डिस की किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन की दुनिया में उतर रहे हैं। ये किताब असल में बातचीत के हुनर को सीखने की एक गाइड जैसी है। इसमें 92 छोटे छोटे लेकिन कमाल के तरीके बताए गए हैं। हमारा मकसद है इनमें से कुछ सबसे असरदार तरीकों को निकाल कर देखना कि ये असल में काम कैसे करते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ किसी पार्टी या मतलब मीटिंग में काम आने वाले नुस्खे नहीं हैं। किताब का जो असली आइडिया है वो ये है कि अच्छी बातचीत एक कला है और किसी भी कला की तरह इसे सीखा जा सकता है, इसे निखारा जा सकता है। ये हुनर आपकी दोस्ती, आपके रिश्तों और आपके करियर हर चीज पर बहुत गहरा असर डाल सकता है। तो फिर चलिए इस खजाने को खोलते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि किताब की शुरुआत वहां से होती है जहां शब्द होते ही नहीं, यानी कुछ भी बोलने से पहले ही आप एक मजबूत छाप कैसे छोड़ सकते हैं। हाँ, क्योंकि रिसर्च तो यही बताती है कि किसी से मिलते ही पहले कुछ सेकंड में ही हमारे दिमाग में उनके बारे में एक इमेज बन जाती है, और ये इमेज शब्दों से नहीं बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से बनती है। इसमें सबसे पहली चीज आता है आपका पोस्चर, मतलब आपके खड़े होने का अंदाज। और इसके लिए किताब में एक बड़ी मजेदार विजुअलाइजेशन तकनीक है, हैंग बाय योर टीथ। सोचकर ही थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, दांतों से लटकना। बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि आप जिस भी दरवाजे से गुजरते हैं उसके ऊपर एक सर्कस का आयरन जॉबिट लटका है जिसे वो कलाकार अपने दांतों से पकड़कर लटकते हैं। अच्छा। और आपको बस उसे अपने दांतों से पकड़ना है और वो आपको ऊपर की तरफ खींच रहा है। इससे होता यह है कि आपका सिर अपने आप ऊंचा हो जाता है, कंधे पीछे चले जाते हैं और चाल में एक आत्मविश्वास आ जाता है। ये एक विजेता का पोस्चर है। ये सिर्फ दिखने में ही आत्मविश्वास नहीं जगाता, इसके पीछे एक गहरा मनोविज्ञान है। जब आप इस तरह का पावो पोज अपनाते हैं तो ये आपके शरीर की केमिस्ट्री को भी बदलता है। स्टडीज बताती हैं कि इससे आपके शरीर में कॉन्फिडेंस से जुड़ा हार्मोन मतलब टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है और स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल कम होता है। अरे वाह! तो आप सिर्फ आत्मविश्वास का दिखावा नहीं कर रहे होते, आप असल में ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करने लगते हैं अंदर। और सामने वाले को ये सिग्नल मिलता है कि आप एक अहम व्यक्ति हैं। तो ठीक है, आपने एक विजेता की तरह एंट्री तो ले ली, लेकिन अब जब कोई आपकी तरफ देख रहा है तो आपका चेहरा क्या कह रहा है? यहाँ पर मुस्कान का रोल आता है। और किताब की सलाह बस मुस्कुराओ वाली आम सलाह से बहुत अलग है। वो बात करती है द फ्लडिंग स्माइल की। मतलब ऐसी मुस्कान जो धीरे धीरे चेहरे पर फैलती है, बाढ़ की तरह। बिल्कुल। किसी से मिलते ही तुरंत एक बड़ी सी स्माइल देने के बजाय पहले एक पल के लिए उनके चेहरे को देखिए, जैसे आप उन्हें सच में देख रहे हैं। और फिर धीरे धीरे एक बड़ी गर्मजोशी से भरी मुस्कान को अपने चेहरे पर आने दीजिए। किताब में मिस्सी की एक कहानी है जो अपने पिता का बिजनेस संभालने के बाद मिस्सी से मिलिसा बन गई थी। उसके पिता ने उसे यही सिखाया था कि जो मुस्कान थोड़ी देर से आती है वो ज्यादा सच्ची और भरोसेमंद लगती है। इसके पीछे का कारण यह है कि हमारा दिमाग असलियत और दिखावे में फर्क करने में माहिर होता है। एक झटपट वाली मुस्कान एक सामाजिक औपचारिकता या आदत जैसी लग सकती है, लेकिन जब मुस्कान धीरे धीरे आती है तो ये सामने वाले को महसूस कराती है कि ये मुस्कान सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है। अच्छा। उन्हें लगता है कि उन्होंने ये मुस्कान कमाई है और इससे तुरंत एक निजी कनेक्शन बन जाता है। ये ज्यादा ईमानदार लगती है। मुस्कान के बाद आती हैं आंखें। लेखक इन्हें पर्सनल ग्रेनेड कहता है, जो मुझे काफी नाटकीय लगा। यहाँ तकनीक का नाम है स्टिकी आइस। जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा कि ये कुछ ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इसके पीछे का तर्क हैरान करने वाला है। मतलब आंखों को चिपका कर रखना, ये तो थोड़ा अजीब लग सकता है। हाँ, सुनने में अजीब है, पर इसका मतलब घूरना नहीं है। कल्पना कीजिए कि आपकी आंखें गर्म टॉफी की तरह सामने वाले की आंखों से चिपक गई हैं। जब वो बात कर रहे हों तो आपकी नजरें उन पर टिकी रहें। और यहाँ सबसे जरूरी हिस्सा आता है, जब वो अपनी बात खत्म कर लें तब भी तुरंत नजरें न हटाएं। एक पल रुककर धीरे धीरे और थोड़ी हिचकिचाहट के साथ आई कांटेक्ट तोड़ें। ये बहुत शक्तिशाली तकनीक है, क्योंकि ये बिना शब्दों के ये बताती है कि आप उनकी बातों से कितने प्रभावित हैं। उन्हें लगता है कि आप उनके हर शब्द को पी रहे हैं, लेकिन इसमें एक बहुत महीन रेखा है। इसका एहसास प्रशंसा जैसा होना चाहिए, पूछताछ जैसा नहीं। सही बात है। वो जो आपने कहा ना, हिचकिचाहट के साथ नजरें हटाना, वही इसका राज है। वो नरमी इसे असरदार बनाती है। बिल्कुल। किताब में सैमी नाम के एक सेल्समैन का उदाहरण है। उसने सिर्फ 2 सेकंड ज्यादा आई कांटेक्ट बनाए रखना शुरू किया। नतीजा, उसके ग्राहक उससे ज्यादा जुड़ाव महसूस करने लगे। रेस्टोरेंट के वेटर्स उसे बेहतर सर्विस देने लगे और उसकी सेल्स आसमान छूने लगी।
सिर्फ 2 सेकंड का बदलाव। हाँ, लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि आई कांटेक्ट को लेकर सांस्कृतिक नियम अलग-अलग हो सकते हैं। कहीं पर ज्यादा देर तक आंखें मिलाना सम्मान की निशानी है, तो कहीं इसे आक्रामक माना जा सकता है। तो इस टूल का इस्तेमाल जागरूकता के साथ करना चाहिए। ठीक है, तो बिना कुछ बोले एक शानदार इंप्रेशन तो बन गया, लेकिन अब मुंह तो खोलना ही पड़ेगा। हाय के बाद की जो खामोशी होती है ना, वो सबसे डरावनी होती है। इस मुश्किल से निकलने के लिए किताब में एक मजेदार तरीका है जिसे वो व्हाट्स इट कहती है। व्हाट्स इट मतलब व्हाट इज इट? एग्जैक्टली इसका आइडिया ये है कि आप कुछ ऐसा पहने या अपने पास रखें जो थोड़ा अलग हो, थोड़ा अनोखा हो। कोई अजीब सा पिन, कोई दिलचस्प टाई या एक अनोखा पर्स, कुछ ऐसा जो लोगों का ध्यान खींचे और उन्हें आपसे बात करने का एक बहाना दे दे। लोग खुद आकर पूछेंगे, अरे वाह, ये क्या है? और बस बातचीत शुरू। ये कमाल का तरीका है, क्योंकि ये सारा दबाव आपसे हटाकर सामने वाले पर डाल देता है। आपने पहल करने का बोझ उन पर नहीं डाला, बल्कि उन्हें एक आसान और सुरक्षित मौका दिया आपसे जुड़ने का। ये एक तरह का सामाजिक चारा है। आप एक हुक फेंक रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन उसे पकड़ता है। नेटवर्किंग इवेंट्स के लिए तो ये बेहतरीन है। अब आते हैं उन 2 घिसे पिटे सवालों पर जो हर कोई पूछता है। आप कहाँ से हैं और आप क्या करते हैं? किताब का एक सख्त नियम है, कभी एक शब्द का जवाब न दें। पहली तकनीक है नेवर द नेकेड सिटी। जब कोई पूछे कि आप कहाँ से हैं, तो सिर्फ शहर का नाम फेंककर चुप न हो जाएं। यानी जवाब में थोड़ी जान डालें। हाँ, अपने शहर के बारे में कोई दिलचस्प बात या छोटी सी कहानी जोड़ दें। जैसे सिर्फ मैं कोलंबस ओहायो से हूं कहने की बजाय आप कह सकते हैं, मैं कोलंबस ओहायो से हूं, जिसे अमेरिका का सबसे टिपिकल शहर माना जाता है। कहते हैं कि अगर कोई नया प्रोडक्ट वहां बिक गया तो वो पूरे देश में हिट हो जाता है। अब देखिए, सामने वाले के पास बात करने के लिए कितना कुछ है। ये बहुत जरूरी बात है। आपने उन्हें बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए एक हुक दे दिया है। अब उन्हें ये नहीं सोचना पड़ रहा कि अच्छा अब क्या पूछूं। लेकिन इसमें एक चुनौती भी है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका जवाब एक दिलचस्प टीजर जैसा लगे, न कि एक लंबी उबाऊ कहानी। संक्षेप में दिलचस्प होना अपने आप में एक कला है। बिल्कुल सही। और यही बात दूसरे सवाल पर भी लागू होती है। तकनीक है नेवर द नेकेड जॉब। जब कोई पूछे कि आप क्या करते हैं, तो सिर्फ अपना जॉब टाइटल ना बताएं। हेयर ड्रेसर ग्लोरिया की कहानी याद है? हाँ, वो अपने जवाब को सुनने वाले के हिसाब से बदल लेती थी। सही। अगर वो किसी बिजनेस वूमन से मिलती तो कहती, मैं ऐसे हेयर स्टाइल बनाती हूं जो दिन में ऑफिस के लिए परफेक्ट हों और शाम की पार्टी के लिए ग्लैमरस। वो सिर्फ ये नहीं बता रही कि वो क्या करती है, बल्कि ये बता रही है कि सामने वाले के लिए उसका काम कैसे फायदेमंद हो सकता है। और यही इसका मूल मंत्र है। आपका जवाब सिर्फ आपके बारे में नहीं है, ये सामने वाले के लिए बातचीत को आसान बनाने के बारे में है। आप एक बंद दरवाजा नहीं, बल्कि एक खुला रास्ता दे रहे हैं। इससे आप एक ऐसे इंसान लगते हैं जिससे बात करने में मजा आए। तो बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन अब उसे जिंदा कैसे रखा जाए? कई बार ऐसा होता है कि दिमाग एकदम खाली हो जाता है। हम सब उस स्थिति में रहे हैं। इसके लिए मेरी सबसे पसंदीदा तकनीक है, जो एक चीट कोड की तरह काम करती है, पैरेटिंग। तोते की तरह दोहराना। लेकिन क्या इसका उल्टा असर नहीं हो सकता? अगर कोई ज्यादा इस्तेमाल करे तो क्या वो सुनने में अजीब या मजाक जैसा नहीं लगेगा? ये है जब आप सच में अटक गए हो। बस सामने वाले के कहे आखिरी 2-3 शब्दों को एक सवालिया अंदाज में दोहरा दें। अच्छा। मैंने इसे खुद आजमाया है। एक बार एयरपोर्ट से लौटते हुए मेरा दोस्त फिल मुझे किसी थिएटर शो के बारे में बता रहा था। मैं बहुत थका हुआ था, तो मैंने बस कहा, थिएटर? उसने आगे बताया। फिर मैंने कहा, बढ़िया शो। उसने शो का नाम बताया, स्वीनी टॉड। मैंने फिर कहा, स्वीनी टॉड, और उसने मुझे पूरी कहानी सुना दी। बाद में उसने कहा कि हमारी अब तक की सबसे अच्छी बातचीत थी, जबकि मैंने मुश्किल से 10 शब्द कहे होंगे। ये इसलिए काम करता है क्योंकि ये सक्रिय होकर सुनने का सबसे सरल रूप है। आप बिना कोई मेहनत किए ये संकेत दे रहे हैं कि मैं सुन रही हूँ और बताओ। ये सामने वाले को और ज्यादा बोलने के लिए प्रोत्साहित करता है। लेकिन जैसा आपने कहा, ये एक इमरजेंसी टूल है, पूरी बातचीत का आधार नहीं। इसका ज्यादा इस्तेमाल करने से आप रोबोटिक लग सकते हैं। अगला तरीका सुनने की कला को एक कदम और आगे ले जाता है। किताब इसे कहती है बी अ वर्ड डिटेक्टिव, यानी एक जासूस की तरह शब्दों को पकड़ना। लोगों की बातों में छिपे सुरागों पर ध्यान दें।
अगर कोई किसी असामान्य शब्द का इस्तेमाल करता है या बातचीत के विषय से थोड़ा हटकर कुछ कहता है, तो अक्सर वही वो विषय होता है जिस पर वो असल में बात करना चाहता है। ये असल में भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस। लोग अक्सर अनजाने में अपनी पसंद, अपनी चिंताओं या अपने जुनून के बारे में छोटे छोटे संकेत छोड़ते हैं। एक अच्छा जासूस यानी एक अच्छा वार्ताकार उन संकेतों को पकड़ लेता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण नर्स नैन्सी और उसकी थिरचुड़ी मरीज मिसेस ओटिस की कहानी है। नैन्सी रोज मिसेस ओटिस से बात करने की कोशिश करती, पर वो हमेशा गुस्से में रहती। एक दिन नैन्सी ने बारिश की शिकायत करते हुए कहा, कितनी भयानक बारिश है। मिसेस ओटिस ने बुदबुदाते हुए कहा, ये पौधों के लिए अच्छा है। बस यही वो सुराग था, पौधे। अरे वाह! अगले दिन नैन्सी ने उनसे उनके पौधों के बारे में पूछा और फिर मिसेस ओटिस घंटों तक अपने बगीचों और पौधों के बारे में बात करती रही। उस एक शब्द ने उनके रिश्ते को पूरी तरह बदल दिया। ये कहानी दिखाती है कि ध्यान से सुनना सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, ये रिश्ते बनाना है। जब आप किसी के जुनून को खोज लेते हैं, तो आप सतही बातचीत से निकलकर एक गहरे स्तर पर उनसे जुड़ जाते हैं। आप असल में उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अब आते हैं उस सिद्धांत पर जो शायद इस किताब का दिल है। बातचीत का हीरो दूसरे व्यक्ति को बना दें। इसके लिए एक शानदार विजुअल तकनीक है, द स्विवलिंग स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट को घुमाना, ये सुनने में दिलचस्प है। हाँ, तर्जमा कीजिए कि आपके और जिससे आप बात कर रहे हैं उसके बीच एक बड़ी सी स्पॉटलाइट है। जब आप बोल रहे हैं तो वो आप पर है, और जब वो बोल रहे हैं तो उसे घुमाकर उन पर चमकाएं। और आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि ज्यादातर समय स्पॉटलाइट उन्हीं पर रहे। किताब कहती है कि आप जितनी देर स्पॉटलाइट को उन पर रखेंगे, वे आपको उतना ही दिलचस्प पाएंगे। ये बात थोड़ी विरोधाभासी लगती है ना? कि कम बोलकर आप ज्यादा दिलचस्प कैसे लग सकते हैं? बिल्कुल, और इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण है डैन स्मिथ की कहानी। डैन की जिंदगी किसी एक्शन फिल्म जैसी थी। वो पूरी दुनिया घूम चुका था, मिस्र के पिरामिडों के लिए लाइट शो डिजाइन करता था। एक पार्टी में वो एक महिला से मिला और उसने एक शब्द भी अपने इन कारनामों के बारे में नहीं कहा। उसने पूरी बातचीत सिर्फ उस महिला के बारे में की, उसकी नौकरी, उसकी पसंद, उसके सपने। बाद में उस महिला ने अपने दोस्तों को बताया कि डैन उसकी जिंदगी में मिला सबसे दिलचस्प इंसान था, जबकि उसे डैन के बारे में सचमुच कुछ भी नहीं पता था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डैन ने उस महिला को ये महसूस कराया कि वो दुनिया के सबसे दिलचस्प इंसान है। जब कोई हमें इतनी सच्ची दिलचस्पी दिखाता है, तो हम स्वाभाविक रूप से उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। ये इंसान के मनोविज्ञान का एक बुनियादी नियम है। लोग हमेशा उस इंसान को पसंद करते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराए। डैन ने उसे स्पॉटलाइट का हीरो बना दिया और बदले में वो डैन की नजरों में हीरो बन गया। तो हमने देखा कि कैसे पॉस्चर से लेकर मुस्कान, आंखों के संपर्क और शब्दों के चुनाव से होते हुए स्पॉटलाइट को दूसरों पर रखने तक ये छोटी छोटी बातें बातचीत में जमीन आसमान का फर्क ला सकती हैं। ये किताब हमें यही याद दिलाती है कि अच्छा कम्युनिकेटर होना कोई पैदाइशी हुनर नहीं है, ये एक कला है, एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। बिल्कुल। इन सभी तकनीकों का सार अगर एक लाइन में कहा जाए तो वो ये है, सामने वाले इंसान में सच्ची दिलचस्पी दिखाना और उन्हें खास महसूस कराना। चाहे वो धीरे धीरे आने वाली मुस्कान हो, या उनकी बात को ध्यान से सुनकर कोई सवाल पूछना, या फिर पूरी बातचीत का फोकस उन पर रखना, हर तकनीक इसी एक बड़े विचार पर आकर टिकती है। यह मैं से आपकी तरफ एक सफर है। और हमारे सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार छोड़ने से पहले, अगली बार जब आप किसी से बात करें तो इनमें से सिर्फ एक तकनीक को आजमाने की कोशिश करें। शायद द फ्लडिंग स्माइल या पैरेटिंग, या फिर ये चैलेंज लेकर देखें, क्या किसी बातचीत में 5 मिनट तक मैं या मेरा शब्द इस्तेमाल किए बिना रहा जा सकता है, जब तक कि सीधे कोई सवाल न पूछा जाए। सिर्फ स्पॉटलाइट को दूसरे व्यक्ति पर रखें और देखें क्या होता है। हो सकता है कि आप उस बातचीत के बाद उनकी नज़रों में एक बिल्कुल नए और दिलचस्प इंसान बन जाएं।